जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज से अपने शुरू कर रहे हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर, और वो क्वेश्चन भी बड़े वाले, यानी एक एक नंबर वाले, चाहे ऑब्जेक्टिव है, चाहे रिक्त स्थान है या अति लघुतरात्मक प्रश्न है। इनका तो हम अभ्यास पहले भी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आप सब बच्चों की इच्छा थी भी सर लघुतरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक और निम्नात्मक प्रश्नों को भी आप समझा दें और साथ में ये बता दें भी ब्लूप्रिंट वाला क्या सिस्टम है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा भी आपको पॉलिटिकल साइंस पेपर की जो तैयारी है वो ब्लूप्रिंट के अनुसार करनी है, यानी किस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना रहेगी, इसको अच्छे से समझना है। और इसको नाम दिया है मैंने कैप्सूल धमाका। पहला, आज हम आपकी पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक समकालीन विश्व राजनीति के पहले 3 चैप्टरों में किस प्रकार के बड़े प्रश्न की परिभाषा है 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न किस प्रकार से और कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। एक चीज यहां और बताना चाहूंगा, बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले, यहां पर जो मैं प्रश्न आपको दे रहा हूं, बता रहा हूं, आपसे एक निवेदन रहेगा भी आप इन प्रश्नों को या इन प्रश्नों पर आधारित जो उत्तर आपने तैयार कर रखे हैं, इन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को जरूर एक कॉपी में लिख लेना चाहिए। कुछ बच्चे ये सोचेंगे भी इससे टाइम वेस्टेज होगा, लेकिन मेरा मानना है भी इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि ये होगा भी बोर्ड परीक्षा से पहले इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक संग्रह आपके पास आ जाएगा और लिखने से तैयारी और मजबूत होती है। तो जरूर इस पर आप विचार कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम आपके पहला जो चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उसके ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद प्रश्नों की बात करते हैं। लीजिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका जो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, ये टोटल 8 नंबर का है, यानी इसमें से 8 नंबर के प्रश्न आएंगे टोटल। अब किस प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन है तो आपको बता दूं, 1 + 1 + 2। 1 नंबर का एक प्रश्न ज्ञान आधारित, एक प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव, और दूसरा एक प्रश्न है वो अति लघुतरात्मक 1 लाइनर वाला होगा, और एक लघुतरात्मक प्रश्न आएगा इसमें 2 नंबर का। तो 4 नंबर का काम है वो तो ज्ञान आधारित होगा, यानी सीधे रटे रटाए जो प्रश्न होते हैं उन पर आधारित। उसके बाद आप समझिए 1-1 नंबर के 2 प्रश्न, जिसमें ऑब्जेक्टिव या रिक्त स्थान वाले या अति लघुतरात्मक वाले 2 प्रश्न, ये आएंगे आपके बोध आधारित। बोध का मतलब होता है समझ पर। और उसके बाद में 2 नंबर का प्रश्न आएगा आपका एक और, वो होगा ज्ञानोपयोग का। तो सीधा सा आप ये समझें भी बोध और ज्ञानोपयोग ये समझ आधारित प्रश्न होंगे। तो इसका मतलब इस चैप्टर में से 4 प्रश्न तो एक तरीके से 1 लाइनर या ऑब्जेक्टिव या रिक्त स्थान वाले होंगे। वही प्रश्न 1 लाइनर में आ जाते हैं, वही ऑब्जेक्टिव में और वही रिक्त स्थान में पूछ लिए जाएंगे। तो 4 नंबर का तो हुआ सीधा सा काम। अब मूल बात ये होगी, इसका मतलब इस चैप्टर से 2 प्रश्न हैं वो 2-2 नंबर के आएंगे। तो अब 2-2 नंबर वाले प्रश्न है वो इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर के उन प्रश्नों की बात है वो कर लेते हैं। मैंने पहले भी कहा आप इन प्रश्नों को और फिर आपको खुद ही इनके उत्तर हैं वो लिखने चाहिए, इसका बेनिफिट। तो इस चैप्टर से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हैं वो इसमें से आएंगे। तो इसमें से जो मेरा मानना है, पहला प्रश्न है कि गुट निरपेक्षता की नीति ने कम से कम 2 तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया है, उनको स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम, तो कौन किस देश के हैं और उन व्यक्तियों के नाम वो आपको तैयार करना है 2 नंबर के लिहाज से। 5 है तो 4 कम से कम आप तैयार करें, मैचिंग वाला प्रश्न भी बन सकता है। तीसरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने द्विध्रुवीयता को कैसे चुनौती दी थी, यह भी 2 नंबर के हिसाब से।
2 नंबर का है। एक चीज तो आपको बताऊं, इन प्रश्नों में 2 नंबर के हिसाब से उत्तर लिखना है, यानी 5-7 जो भी लाइनों में आपका उत्तर बन जाए उतना सा, फालतू बकवास लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट सार आ जाना चाहिए टॉपिक का। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, गुट निरपेक्ष आंदोलन की आलोचना के 2 आधारों को स्पष्ट कीजिए, ये तैयार करना है आपको। 5वां प्रश्न तैयार करना है इस चैप्टर में, शीत युद्ध क्या है और इसके प्रमुख कारण लिखिए। तो आप कम से कम 3-4 जो कारण हैं वो अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा शीत युद्ध के। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन के 2 कारण हैं, वो आपको लिखने हैं। ये प्रश्न तो बहुत बार रिपीट होता है बोर्ड परीक्षा में, मॉडल पेपर में भी आपने इस प्रश्न को देखा है और ये प्रश्न रिपीट भी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, स्पष्ट कीजिए। तो सारी स्टोरी लिखने की बजाय, क्योंकि 2 नंबर के हिसाब से तैयार करना है, मेन बिंदु आपको इसके अंदर लिखने चाहिए किस प्रकार से है। 8वां प्रश्न है कि नाटो संधि की स्थापना कब की गई और उसका मुख्य कार्य क्या था। तो एक नंबर के हिसाब से 1+1 यानी 2 नंबर का ये प्रश्न बन सकता है। और इसी प्रकार 9वां प्रश्न इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, वो है कि वार्सा संधि की स्थापना कब की गई, उसका मुख्य कार्य क्या था, ये आपको बताना है। तो नाटो और वार्सा दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 10वां है कि सीमित परमाणु परीक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जो CTBT है उसके बारे में मेन आपको जो 2-4 बातें हैं वो अच्छे से लिखनी है इसके अंदर। 11वां प्रश्न इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, वो है भी शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई, इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे। तो 2 नंबर के हिसाब से तैयार करना है इस प्रश्न को भी। और अंतिम 12वां प्रश्न इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो है भी शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी, दोनों देशों के प्रति विदेश नीति क्या थी ये। तो इन 12 प्रश्नों को आपको फर्स्ट चैप्टर में 2-2 नंबर के जो 2 प्रश्न आएंगे जो ज्ञान और ज्ञानोपयोग पर आधारित हैं, ये 12 प्रश्न आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए और इन्हीं में से आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न मिलने की पूरी संभावना रहेगी। उम्मीद करता हूं आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। बहुत जल्द हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे। अब इसी प्रकार से तैयार करना है आपको सेकंड चैप्टर। देखिएगा, कुछ बच्चे जरूर आएंगे और वापस चले जाएंगे, बात को समझेंगे नहीं, लेकिन जो पढ़ाई के प्रति गंभीर बच्चे हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनका मिशन है अब की बार 90 पार, मैं उन सब बच्चों को कहना चाहूँगा, आपको ब्लूप्रिंट यहाँ समझाया जा रहा है, जो प्रश्न यहाँ दिए जा रहे हैं, आपका पहला मूल काम यही है भी इनको अच्छे से तैयार कीजिए। तैयार हैं तो रिवाइज कीजिएगा। और अब चलिए दूसरे चैप्टर के ब्लूप्रिंट के अनुसार है वो अंक विभाजन को अपने समझ लेते हैं। सेम पहले चैप्टर की तरह ही इसमें से ये चैप्टर भी, पहले तो ये बता दूं, टोटल 8 नंबर का रहेगा। इसमें भी 1+1+2 जैसे पहले चैप्टर में था सिस्टम। तो यानी 1 प्रश्न ऑब्जेक्टिव या रिक्त स्थान, 1 प्रश्न वन लाइनर और 2 नंबर का 1 प्रश्न ज्ञान आधारित इसके अंदर आपको मिलेगा, सीधा रटा रटाया। उसके बाद आपको 1+1 1 नंबर के 2 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान या वन लाइनर के हो सकते हैं, वो आपको बोध आधारित या समझ आधारित होंगे। और +2 नंबर का 1 प्रश्न आपको मिलेगा ज्ञानोपयोग। तो इस चैप्टर के अंदर से भी 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर और 2 नंबर के जो प्रश्न होंगे उनमें किसी प्रकार का अथवा आपको नहीं मिलेगा। कुछ बच्चों को जो स्टार लगे हुए हैं उनमें समस्या है, तो आगे जाकर हम उसको भी अच्छे से जान लेंगे। तो अब समझ गए, पहले चैप्टर में भी 2-2 नंबर के 2 प्रश्न तैयार करने हैं जो आएंगे, और दूसरे चैप्टर में भी 2-2 नंबर के हिसाब से 2 प्रश्न हैं वो बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग कौन से इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। दूसरा चैप्टर 2 ध्रुवीयता का अंत। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का, क्या सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखिए। अब देखिए 2 नंबर का आना है, बहुत से कारण आपने पढ़े हैं, तो इसका मतलब 2 कारण तो कम से कम आप अच्छे से इसमें तैयार है वो कीजिएगा। उसी के बाद क्या सोवियत प्रणाली क्या थी समझाइए। तो सोवियत
प्रणाली क्या थी या सोवियत सिस्टम की विशेषताएं बताइए, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो उसकी परिभाषा और उसकी कुछ विशेषताएं हैं वो इसके अंदर लिखनी है, 2 नंबर के हिसाब से तैयार करना है भाई। उसके बाद इस चैप्टर में अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मुझे लगता है वो है, किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, कोई 2 कारण हैं वो लिखिए। बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 परिणाम लिखिए। तो 2 कारणों की बात की पहले, अब कम से कम 2 परिणाम भी आपको इसमें अच्छे से तैयार है वो करने चाहिए और उन्हीं का अभ्यास आपको बार बार करना चाहिए। 5वां प्रश्न है कि शॉक थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था। भी परिभाषा होगी और था या नहीं था उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। आप यहाँ एक चीज ये भी देख पा रहे हो, आपको मैं बताना चाहूँ, पॉलिटिकल साइंस की पाठ्य पुस्तक के पीछे के जो प्रश्न दिए हैं उनमें ज्यादातर जो प्रश्न हैं वो बोध और ज्ञानोपयोग पर आधारित है, इसलिए पूरी संभावना रहेगी भी बोध और ज्ञानोपयोग संबंधी जो प्रश्न जो आपके परीक्षा में आने की संभावना है वो अधिकतर पीछे वाले प्रश्नों में ही आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम लिखिए, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद अगला इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इससे भारत को क्या परिणाम मिले उसके बारे में बताना है 2 नंबर के हिसाब से। और उसके बाद में अगला प्रश्न है कि सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये मॉडल पेपर के अंदर भी ये प्रश्न आया है। उसके बाद अगला प्रश्न है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, कि शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक संबंधों की विवेचना कीजिए। तो आर्थिक संबंध, प्रश्न की भाषा किस प्रकार थोड़ी बहुत घुमा फिरा कर दी जा सकती है, तो आपको प्रश्न को अच्छे से समझना है, कोई दिक्कत है वो आपको नहीं होगी। तो इस चैप्टर से आपको इस प्रकार से 9 प्रश्न आपको इस सेकंड चैप्टर के तैयार है वो करने हैं अच्छे से। अब देखिए, अब आ जाता है अपना अगला चैप्टर, क्योंकि तीसरा और चौथा राजस्थान के बोर्ड से हटा दिया गया है। तो 5वां चैप्टर जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। अब हमें समझना है इसके ब्लूप्रिंट को अच्छे से, तो चलिए उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बताऊं भी ये जो चैप्टर है आपका ये टोटल 7 अंकों का है, 7 नंबर का, तीसरा जो यानी क्रम संख्या में 5वां हो गया। समकालीन दक्षिण एशिया का जो चैप्टर है ये टोटल 7 नंबर का है। अब उसके अंक विभाजन को आप जान ले, 1 + 1 + 2, यानी ये जो 4 नंबर का काम है ये तो है इस चैप्टर में ज्ञान आधारित। 1 नंबर का प्रश्न, 1 नंबर के 2 प्रश्न हो गए। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान या 1 लाइनर कैसा भी हो सकता है। और 1-2 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर में आपको ज्ञान आधारित यानी सीधा रटा रटाया जो प्रश्न आते हैं जिसमें ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना होता, जो होता है वो लिखना होता है। बोध और ज्ञानोपयोग की जो बातें होती है वो हमें समझकर अपने हिसाब से लिखनी होती है, तो वो बोध और ज्ञानोपयोग की बातें आ जाती है। ये बोध ज्ञानोपयोग ये इसलिए दिए जाते हैं ऐसे प्रश्न ताकि पता चले भी बच्चे ने टॉपिक को पढ़कर उसमें से क्या ज्ञान है वो प्राप्त किया है, किस प्रकार से वो जीवन में लागू कर सकता है इन चीजों को समझकर। तो इस चीज का परीक्षण करना होता है। उसके बाद आप देखेंगे, अब आ गई आपकी स्टार वाली बात, यही क्लियर कर दूं, कई प्रश्नों के ऊपर स्टार लगे हुए हैं। अब एक तो ये समझ लीजिए, स्टार वाली जो बात है वो 2 प्रकार के प्रश्नों में आपको मिलेगी। या तो वो प्रश्न होगा दीर्घ उत्तर वाला यानी 3 नंबर वाला, या होगा निम्नात्मक वाला यानी 4 नंबर का। तो 3 नंबर और 4 नंबर का प्रश्न जिस चैप्टर से आना है वहां पर स्टार लगा हुआ मिलेगा। इस स्टार का सबसे जो मेन जो मतलब है वो ये है भी इस चैप्टर में आपको अथवा, जहां जहां स्टार लगा है इसका मतलब उस प्रश्न में आपको अथवा मिलेगा, ये समझ लें बात। तो 3 और 4 नंबर के जितने भी प्रश्न आपके आएंगे उन सभी में अथवा होगा, यानी हर उन 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना होगा। एक तो ये मतलब है। उसके बाद में कईयों को ये दिक्कत है भी ये जो स्टार लगा हुआ है
अब जैसे इसी चैप्टर की बात कर लें, 1+1+2 4 नंबर का काम तो कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे भी बोध वाला जो पॉइंट है उसके अंदर 1 नंबर, उसके ऊपर स्टार और ब्रैकेट के अंदर डैश दिया है। आगे जाकर ज्ञानोपयोग के अंदर 2 नंबर का 1 और ब्रैकेट में 1 दिया है। तो इसका मतलब ब्रैकेट में जो दिया है वो प्रश्नों की संख्या है, जबकि इस स्टार के साथ कुछ नहीं दिया है। जबकि ये 1 नंबर किस में दिया है, ऊपर दीर्घ उत्तर वाला प्रश्न है और ये लघु उत्तर का प्रश्न है। इसका मतलब ये है भी ये दोनों मिलेंगे। अब तो 2+1, इसका मतलब 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। 3 नंबर का एक प्रश्न है जिसमें डैश लगा है। इसका मतलब ये जो प्रश्न है 1 नंबर की जो बात पूछी जाएगी ये अलग से नहीं बल्कि किसी और प्रश्न के साथ जुड़कर आपसे पूछी जाएगी। तो 1+2 तो 3 नंबर का एक प्रश्न है वो बन जाएगा। तो स्टार समझ गए ना, भी दीर्घ या जो अति दीर्घ और जो लघु निम्नात्मक प्रश्न है उनमें आपको अथवा मिलेंगे। और जहां कहीं आपको लग रहा है भी स्टार लगा दिया, एक ही नंबर लिखा है, तो इसका मतलब है भी 1 नंबर का प्रश्न उस प्रकार का होगा, चाहे वो बोध का हो चाहे ज्ञानोपयोग आधारित हो, और वो बड़े प्रश्न के साथ जुड़कर आएगा। जैसे यहां मैंने आपको क्लियर कर दिया भी 1 और 2 यानी 3 नंबर का। तो इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर 1+1 तो 2 तो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर। इसके अलावा 1 2 नंबर का प्रश्न आएगा इस चैप्टर में से, और एक आपका 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो 3 और 2 5 और 7। इसका मतलब समकालीन दक्षिणी एशिया का चैप्टर है वो टोटल कितने नंबर का हो गया, 7। तो पहले और दूसरे दोनों ही चैप्टर से 2-2 नंबर के लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, जबकि 5वें पार्ट समकालीन दक्षिण एशिया से एक प्रश्न 2 नंबर का लघुतरात्मक और 3 नंबर का जो दीर्घ उत्तर वाला प्रश्न है वो आपसे पूछा जाएगा। समझ गए होंगे अब आप ये सारी स्टोरी। तो अब समझते हैं इस चैप्टर के समकालीन दक्षिणी एशिया के इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। एक तो है ये दक्षिण है भी दक्षेस दक्षिणी क्षेत्रीय संगठन। दक्षेस संगठन के प्राथमिक 7 सदस्य देशों के नाम बताइए। ये आपके मॉडल पेपर के अंदर भी ये प्रश्न आया है। दूसरा प्रश्न है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट भी, दक्षिणी एशिया की शांति और सहयोग में सार्क यानी दक्षेस का क्या योगदान है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा इस चैप्टर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो है बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की चर्चा कीजिए। भी बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र है वो किस प्रकार से स्थापित हुआ, कौन कौन सी समस्याएं आई, तो ये 3 नंबर वाले प्रश्नों में आएगा। भारत के नेपाल और श्रीलंका के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। तो भारत का 2 देशों के साथ भी, एक नेपाल और श्रीलंका के साथ किस प्रकार के संबंध है, मेन पॉइंट आपको इसके अंदर लिखने हैं। 5वां प्रश्न है वो देखिएगा है पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। प्रश्न की भाषा थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है भी, लोकतंत्र की स्थापना में पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना में कौन सी चुनौतियां आई, कौन सी कठिनाइयां आई, किसी रूप में पूछा जा सकता है। 6ठा प्रश्न इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है भी, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए, ये तैयार करना है आपको। 7वां प्रश्न इस चैप्टर से तैयार करना है भी, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है। ये आपने देखा मॉडल पेपर वाले में भी ये प्रश्न है, 3 नंबर वाले में दिया है। उसके बाद ऐसे 2 मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है। तो 2 नंबर वालों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है भी, 2 मसले बताइए जिसमें भारत और नेपाल के बीच आपसी सहयोग है। मॉडल पेपर में ये प्रश्न है। या इस प्रश्न का अगला पार्ट पूछा जा सकता है भी, ऐसे 2 मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत और बांग्लादेश के बीच में असहमति है। तो सहमति वाले पॉइंट भी 2 कम से कम और 2 असहमति वाले प्रश्न। तो एक तरीके से इसमें ये 2 प्रश्न हो गए, तो आपको इसको तैयार करना है। अगला प्रश्न है इस चैप्टर में का इंपॉर्टेंट वो है 9वां प्रश्न कि दक्षिणी एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती है, ये बताना है। 3 नंबर वाले हिसाब से तैयार करना है इस प्रश्न को। 10वां इंपॉर्टेंट है भी, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र के बारे में व्याख्या कीजिए भी, किस प्रकार से
सेना और लोकतंत्र की, कभी लोकतंत्र आया कभी आर्मी का शासन आ गया, उनके बारे में थोड़ा इसमें बताना है। और उसके बाद अगला प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट है, वो है भारत पाक के बीच प्रमुख विवादाग्रस्त मुद्दे क्या है। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में किन किन बातों को लेकर है वो समस्या रहती है, ये बात। तो अब आप देखिए इस चैप्टर के अंदर 11 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपको बोर्ड परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा भी, दो पहले पार्ट के अंदर 2-2 नंबर के 12 प्रश्न आपको तैयार करने हैं, वहां 2 प्रश्न इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। दूसरा चैप्टर 2 ध्रुवीयता का अंत, वो भी 8 नंबर का है, उसमें से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, तो 9 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। इस चैप्टर में एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का प्रश्न आना है। तो उस हिसाब से यहां मैंने 11 प्रश्न बताए हैं, इनको आपको बार बार अभ्यास में लाना है, तैयार करना है। आप पर मुझे पूरा विश्वास है भी आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे। और मैं तो सलाह स्टार्टिंग में ही दे दी भी आप इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को लिखिए। यहाँ उत्तर अब मैंने खुद ने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि देखिए अब क्या अलग अलग बच्चे ने कई नए इस वीडियो के माध्यम से तैयारी की है, कई हेल्प बुक की सहायता से तैयार करते हैं, कोई हेल्प बुक यूज़ करता है, कोई भी। तो मैं चाहता हूँ आपने जहाँ से भी इनको तैयार किया है उन्हीं उत्तरों को अब आप बार बार तैयार करें, न कि ये हो भी किसी ने आपको अब नया उत्तर दे दिया है फिर उस नए के चक्कर में रहो। नहीं, सीधी सी बात, आजकल जो बोर्ड परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर प्राप्त करने का जो तरीका है वो यही है, आप जहां ज्ञान आधारित कोई बात है जो सीधी सादी कोई परिभाषा का है, सीधे कोई देश का, उनके जो संस्थापकों के ऐसे कोई प्रश्न है वो तो आपको सीधे के सीधे करने हैं। बाकी बोध और ज्ञानोपयोग के जो प्रश्न आते हैं उनको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। आपको जो चीज़ समझ में आई उसे अपनी भाषा में लिखोगे, वो बहुत अच्छा एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव है वो डालेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा भी आप जो बात लिखें वो सही होनी चाहिए और ज़्यादा आपकी लिखावट के अंदर काटापेटी नहीं हो। और कोई नया तरीका नहीं है भी हम अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, जो लिखें सारगर्भित हो, यानी पूरी बात उसमें आ जाए, मूल बात आ जाए, हमें बकवास लिखने की जरूरत नहीं है। समय के साथ बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन का तरीका बदला है। कुछ कहते हैं भी 3 नंबर का प्रश्न है हमें 1.5 पेज भरना होगा, अरे कहाँ लिखा हुआ है, जितनी बात पूछी है। अब उसने कह दिया कोई चीज की 2 विशेषताएं लिखो, तो 2 विशेषता वो 2 लाइन में भी आ सकती है, 4 लाइन में भी आ सकती है, तो पेज कहाँ से भरोगे? तो पेज भर के वहां क्या सिद्ध करना चाहोगे? जब बात आपकी 2-3 लाइन में ही पूरी हो रही है तो फिर क्या करोगे? जैसे एक प्रश्न था पीछे कि भी नाटो की स्थापना कब हुई और उसके कार्य बताइए, 2 नंबर का प्रश्न आ गया, तो क्या करोगे? पेज भरोगे, अब उसके अंदर आधा पेज भरोगे, आपको सीधा स्थापना का ईयर लिखना है और 1 लाइन में 1.5 लाइन में उसके कार्य है वो बता देने हैं। तो 2 लाइन का प्रश्न हुआ, 2 नंबर मिल रहे हैं ना। यानी यहां आपको जितनी बात पूछी जा रही है उसका जवाब लिखना है, न कि आप ये सोचें भी आर्ट्स सब्जेक्ट है हमारे पास, बस पेज भरेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं है। पेज भरने की आज के टाइम में आदत उनको है जिनकी तैयारी नहीं होती, वो बस पेज ही भरते रहते हैं, आधा पेज क्या चलो गुरुजी कुछ तो आधा नंबर दे ही देंगे। लेकिन जिसके सपने बड़े हैं उनको इस प्रकार से बकवास लिखने की जरूरत नहीं, साफ साफ सुंदर सुंदर, जहाँ कोई हेडिंग बनती है भी, जैसे ही प्रश्न आ गया भी शीत युद्ध क्या है, इसके प्रमुख कारण लिखिए, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, आप वहां पर हेडिंग बनाएंगे पहले शीत युद्ध, उसको अंडरलाइन कर दें और उसके बाद शीत युद्ध की परिभाषा लिख दें। उसके बाद फिर आपको लिखना है भी शीत युद्ध के कारण, तो आप हेडिंग बनाई शीत युद्ध के कारण, फिर जो भी इसको अंडरलाइन जरूर करें अच्छे से, और नीचे आप 1, 2, 3 नंबर लगाकर जो भी आपको कारण लग रहे हैं उन कारणों को आप लिख दीजिए। अब कई बच्चों के ये होता है क्या हम एक ब्लू पेन ही यूज कर सकते हैं? नहीं, अगर आप चाहें तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल है वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा पेन इस्तेमाल करने से नहीं है, बात यह है भी आप साफ सुपाट्य लिखें और कोई भी प्रश्न की हेडिंग जो बनाई वो साफ लिखें और उसको अंडरलाइन। जैसे क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, तो आप पहले हेडिंग बना दो क्यूबा मिसाइल संकट और उसको आप अंडरलाइन कर दें और फिर नीचे वाली लाइन से उसका उत्तर जो भी आपको लिखनी है बातें वो उसके अंदर लिख दीजिए। बस यही, क्योंकि इससे पहले आपने 10वीं बोर्ड परीक्षा भी दी है, यूं नहीं है को 12वीं के अंदर कुछ अलग से है। बस एक ही बात समझाना चाहता हूं, साफ सुंदर सुपाठ्य अक्षरों के अंदर लिखना है,
एग्जामिनर के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और आपके बहुत शानदार मार्क्स हैं वो आपको प्राप्त होंगे। तो आज का ये अपना कैप्सूल धमाका आपको कैसे लगा? अगर आपको लगता है भी ये तरीका सही है और इस प्रकार से आपको मैं सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग आगे का डिसीजन है मैं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता भी आपका किसी प्रकार से समय है वो नष्ट हो। ज़्यादातर बच्चों का अगर रिस्पॉन्स ये आया भी हाँ ये तरीका सही है और इस तरीके से हम प्रश्न पॉलिटिकल के तैयार कर लेंगे, तो मैं पुनः विचार करूंगा और इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। सब कुछ आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके के साथ मैं आपके साथ हूं। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।